में पांचवें चरण के मतदान के लिए प्रचार शनिवार शाम को थम गया। अब इस चरण में 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। इनमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें भी शामिल हैं। बिहार की 5 सीटें, महाराष्ट्र की आखिरी 14 सीटों पर चुनावी घमासान होगा। सवाल यह है कि पांचवें चरण के रण का आखिर समीकरण क्या है? अमेठी रायबरेली की जंग में जनता किसके संग है? सबसे अहम सवाल यह है कि 8 राज्यों की 49 सीटों पर किसका फॉर्मूला हिट होगा। इसके साथ ही 49 सीटों की जंग में सबसे ज्यादा घमासान कहां-कहां है और कई दिग्गजों की किस्मत जनता ईवीएम में कैद करने वाली है। देखते हैं पहले खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुका है। पहले चरण से शुरू हुआ सफर अब 5वें चरण तक जा पहुंचा है। 20 मई को देश में 5वें चरण की वोटिंग होगी। 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसमें यूपी की 14 सीटें, महाराष्ट्र की 13 सीट, पश्चिम बंगाल की 7 सीट, बिहार की 5 सीट, ओडिशा की 5 सीट, झारखंड की 3 सीट, जम्मू कश्मीर की 1 सीट और लद्दाख की 1 सीट पर वोटिंग होगी। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान इन 49 सीटों पर बीजेपी की लहर साफ दिखाई पड़ी थी। कांग्रेस महज 1 सीट ही जीत पाई थी और बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 41 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। भले ही 5वें चरण में 49 सीटों पर वोट पड़ना है, लेकिन इस चरण में कुछ ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पर पूरे देश की नजर है। अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी का मुकाबला कांग्रेस के केएल शर्मा से है, जबकि इस बार राहुल गांधी कांग्रेस के टिकट पर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है। उधर सारण में बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी मैदान में हैं, जबकि आरजेडी ने रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा है। मुंबई उत्तर सीट से बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मैदान में हैं, जबकि उनके खिलाफ कांग्रेस ने भूषण पाटिल को मैदान में उतारा है। मुंबई उत्तर मध्य सीट से बीजेपी ने उज्जवल निकम को उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला कांग्रेस के वर्षा गायकवाड़ से है। तो उधर श्रीकांत शिंदे शिवसेना के टिकट पर कल्याण से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला उद्धव गुट की वैशाली दारेकर राणे से है। बड़ी बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने गढ़ अमेठी में भी हार गई थी और सोनिया गांधी की वजह से सिर्फ रायबरेली सीट पर ही कब्जा हुआ था। इस बार फिर से 5वें चरण में अमेठी और रायबरेली की सीट पर वोटिंग होने जा रही है। यूपी की 14 में से 13 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इनमें से 7 सीट ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। इन 14 लोकसभा सीटों में यूपी की कुल 71 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 45 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के विधायक हैं। 5वें चरण में जिन 49 सीटों पर चुनाव होना है, उन सीटों के लिए प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी बीजेपी नेताओं ने तुष्टीकरण, वंशवादी राजनीति, राम मंदिर और नागरिकता के मुद्दे पर जोर देकर इंडिया ब्लॉक की पार्टियों की ओर से पेश की गई चुनौती को रोकने की कोशिश की। तो वहीं कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम राजनीति के साथ मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी आरक्षण और संविधान की रक्षा के मुद्दों पर भी आक्रामक रही। लिहाजा अब देखना अहम होगा कि जनता किन मुद्दों पर वोट डालती है और 5वें चरण की 49 सीटों पर जनता किसे अपना सांसद चुनकर पार्लियामेंट भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मतदान होगा तो कुल मिलाकर रायबरेली में जो मतदेय स्थल है, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो मतदेय स्थल है रायबरेली में वे है 1236 और जो बूथ है जहां पर वोटिंग होगी वो 1867 जो है बूथ है। इनके लिए जो है रायबरेली के जो वोटर हैं 17,83,571, तो ये सब अपना मतदान करेंगे। इसके लिए जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है उसमें लगभग 10,000 जो पुलिसकर्मी, होमगार्ड और इसके अलावा जो केंद्रीय जो पुलिस है उसकी लगभग 148 सेक्टर
जो बाहर से आई है वो भी फोर्स रहेगी, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और अलग अलग जो सेक्टर मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी, जो प्रेक्षक, तो कुल मिला के ये जो इलेक्शन है, कल मतदान होगा रायबरेली का, उसके लिए सभी तैयारियां चाक। तो 5वें चरण की तैयारियां खूब की गई हैं, जोर शोर से प्रचार हुआ है। अब वोटिंग का इंतजार है, यानी अब इंतजार इस बात का है कि जो दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, किस तरह से उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद किया जाता है। मतदाताओं के मुद्दे क्या है वो भी हम लगातार ग्राउंड जीरो से जान रहे हैं, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। प्रथमेश हमारे साथ मुंबई से संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं, अभिषेक चंद्रा पटना से हमारे साथ लाइव हैं, अभिषेक सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और प्रोफेसर मनोज कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है। सर्वेश्वर पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत प्रथमेश आपसे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं और क्योंकि मुंबई में भी धुआंधार प्रचार प्रसार हुआ है, 5वें चरण को लेकर खूब ताकत झोंकी गई है। पीयूष गोयल को लेकर ये हॉट सीट जो कि मुंबई उत्तर बनी हुई है, उस पर किस तरह का मुकाबला आप देख पा रहे हैं? भूषण पाटिल उनके खिलाफ खड़े चुनावी मैदान में। प्रथमेश खुद को अनम्यूट कीजिए आप। कल मैं अगर आपको बता दूं तो महाराष्ट्र के 13 सीटों पर कल मतदान होने वाला है, और उसमें से एक महत्वपूर्ण सीट आती है मुंबई नॉर्थ की, जहां से पीयूष गोयल खड़े हैं। और उनके अगेंस्ट में अगर उनके अगेंस्ट में देखा जाए तो भूषण पाटिल खड़े हैं, जो कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं, इंडी अलायंस की तरफ से खड़े हैं। और उनके अगर देखा जाए तो लोगों की तरफ से, जब हमने बात किया लोगों की तरफ से यही जानने को मिला कि हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, और बीजेपी ही इस नॉर्थ मुंबई सीट पर चुनावी मैदान में जीतने वाली है, यही दावा किया जा रहा है। भूषण पाटिल भी कहीं ना कहीं अपने पूरे जो क्षेत्र है वहां पर प्रचार प्रसारण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी जो आने वाले नतीजे हैं, 4 जून को नतीजे आने वाले, वही नतीजे बताएंगे कि बिल्कुल महाराष्ट्र में 13 सीटों पर, क्योंकि 5वें चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं, कई हॉट सीटें हैं, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, उत्तर प्रदेश में भी क्योंकि जो इलेक्शन होगा वहां 14 सीटों पर मतदान होना है, इनमें से 13 सीटें बीजेपी के कब्जे में रही 2019 में, एक सीट रायबरेली छोड़कर। इस बार का मुकाबला कैसा देख रहे हैं आप? ग्राउंड जीरो पर क्या रिपोर्ट? बिल्कुल हॉट सीटों की बात की जाए तो रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, ये वो सीटें हैं जो खासी चर्चा पे हैं, पूरे देश में इनकी चर्चा होती रही है। रायबरेली और अमेठी की जहां तक बात की जाए तो इस बार गांधी परिवार ने राहुल गांधी को चुना। प्रियंका गांधी बैक सीट पर बैठकर चुनाव मैनेजमेंट देख रही है। के.एल. शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं अमेठी से, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ा करते थे। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे, इसके पीछे उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए हैं। और लखनऊ की जहां तक बात की जाए तो यहाँ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। लखनऊ की बात अगर की जाए तो यहाँ से लोगों का भावनात्मक रिश्ता अटल बिहारी वाजपेयी के समय से जुड़ा हुआ है। उसके बाद लालजी टंडन यहाँ से चुनाव लड़ते थे, फिर राजनाथ सिंह ने चुनाव लड़ना शुरू किया जब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो इन सीटों को लेकर जो बड़े चेहरे हैं, ना सिर्फ मैदान में, बल्कि अगर लखनऊ की खास तौर पर बात की जाए तो लखनऊ में विपक्षी दलों की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव जो प्रत्याशी लड़ रहे थे, पहले उनके पर्चे में कोई दिक्कत आती है, फिर आशुतोष वर्मा का नाम सामने आता है, तो इस तरह की परेशानियां। लेकिन सामने से अगर कहा जाए तो उस तरह कोई बड़ा चेहरा नहीं। वहीं बात की जाए रायबरेली की तो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मैदान में है, वहीं स्मृति ईरानी मैदान में है अमेठी से। तो कांटे की टक्कर इन तीनों सीटों पर देखने को मिलेगी, जो बहुत दिलचस्प होगी। बिल्कुल, 9 केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री है। 5वें चरण में बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। प्रोफेसर मनोज कुमार जी, इस बार क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि 5वें चरण में हावी होते हुए दिखाई दिए? क्योंकि धुआंधार जो चुनावी कैंपेन हुआ उसमें एक दूसरे पर बरसते हुए पक्ष और विपक्ष के नेता दिखे, लेकिन ये जो चुनाव है इसमें कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर है। खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो रायबरेली की चर्चा सबसे ज्यादा हुई, जहां पर इस बार राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा गया कांग्रेस की ओर से। मनोज जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट कीजिए आप।
कोई तकनीकी खामी है, आवाज आपकी नहीं ठीक तरीके से पहुंच पा रही है। दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। सर्वेश्वर जी भी हमारे साथ हैं। सर्वेश्वर जी, यही सवाल आपसे भी। उत्तर प्रदेश में खासतौर से बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें इस पर जीती थी। एक तरीके से रायबरेली को छोड़ दिया जाए तो 5वें चरण में जिन सीटों पर मतदान होगा वहां क्लीन स्वीप किया था, यानी बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन विपक्ष की तैयारी आपको कैसी दिखती है इस बार? हेलो जी बोलिए सर्वेश सर। बोल रहा हूँ जी। हेलो जी बोलिए सर्वेश्वर जी। देखिए, रायबरेली और अमेठी जो है कांग्रेस का कर रहा है, लेकिन 2019 में हमने सभी ने देखा कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए। लेकिन अगर आप देखेंगे मार्जिन 55,000 का था। राहुल गांधी जी जो वोट वहां पे उनको मिला था 4,13,394 वोट मिला था और वोटिंग प्रतिशत 43.86 था। वहीं स्मृति ईरानी जी को वोटिंग प्रतिशत 49.17 था और उनको वोट जो टोटल मिले थे 4,68,506। तो स्मृति ईरानी जी 2014 में हारने के बाद वहां पे जाके 5 सालों तक वहां की जनता को देखा, समझा और वहां पे काम किया। राहुल गांधी जी का क्या था कि चुनाव जीतते थे और पलट के कभी अमेठी जाते नहीं थे। रायबरेली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन 2019 के इस समय केवल एक और एक अगर कांग्रेस को सीट मिली तो वो रायबरेली की सीट मिली और इस बार उन्होंने वो राहुल गांधी जी को दे दिया है। लास्ट डे जब चुनाव प्रचार खत्म होने वाला था तो हमने सभी ने देखा, उन्होंने इमोशनल भी किया कि मैंने आपको अपना बेटा दिया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ जाती है कि माननीय सोनिया गांधी जी 20 सालों से रायबरेली को प्रतिनिधित्व कर रही थी। 2004 से लेकर 14 तक उनका शासन था, वो वहां से एमपी भी थी। उन्होंने वहां पे शिलान्यास किया एक एम्स का, लेकिन वो अपने कार्यकाल में बनवा भी नहीं पाए। अभी वही एम्स को माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में उसको पूरा किया और वहां की जनता को उसका लोकार्पण करके वहां की जनता के इलाज के लिए। तो लोग कहीं ना कहीं ये देखते हैं आपका किला कितना भी मजबूत क्यों ना हो। अगर हम 2019 का रिजल्ट भी देख ले रायबरेली का तो सोनिया जी को 5,34,918 वोट मिले थे और वोटिंग प्रतिशत 55.80% था। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट दिनेश प्रताप सिंह जी को 38.36% वोट मिला था और 3,67,000। यानी कि कहीं ना कहीं सोनिया जी का जो मार्जिन था पहले से वो घटा था 2019। तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि अमेठी में जो रणनीति अपनाई थी बीजेपी ने, वही दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली में उतारकर वही फॉर्मूला अपनाने की कोशिश की है। कितनी दमदार ये रणनीति दिखाई देती है? अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ग्राउंड पर आप भी पहुंचे थे, लोगों से आपने बातचीत भी की थी। बिल्कुल, अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन 3 मंत्री मैदान में हैं। चाहे वो बात की जाए जतिन प्रसाद की, चाहे वो बात की जाए डिम्पल यादव के खिलाफ मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे ठाकुर जयवीर सिंह की, और ये दिनेश प्रताप सिंह वो तीसरे मंत्री हैं जिन्हें राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव में उतारा गया है मैदान में। पृष्ठभूमि की बात की जाए तो दिनेश प्रताप सिंह क्योंकि रायबरेली के ही रहने वाले हैं, उनकी राजनीति भी वहीं से शुरू हुई। शुरुआती राजनीति भले ही वो कांग्रेस से कर रहे थे, लेकिन वहां के बड़े बाहुबली नेताओं में जिनका नाम शुमार होता है अखिलेश प्रताप सिंह के खासे करीबी माने जाते थे। और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के बाद से ही उनकी राजनीति का ग्राफ बढ़ता चला गया और शायद यही वजह है कि वहां पर सामने से राहुल गांधी से टक्कर लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उनसे मुफीद चेहरा नजर नहीं आया। बात जरूर मनोज पांडे की भी चल रही थी, जिन्होंने ठीक राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया, समाजवादी पार्टी को छोड़कर, यानी सचेतक के पद पर रहते हुए सचेतक का पद छोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्रॉस वोट किया था समाजवादी पार्टी की तरफ से। और सीधे तौर पर कहा जाए तो उनका नाम भी, क्योंकि ब्राह्मण नेताओं में बड़ा नाम शुमार है रायबरेली और आसपास के इलाकों में, तो उनके नाम को लेकर भी चर्चा हो रही थी। लेकिन कहीं से भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और शायद यही वजह थी कि दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा गया। यानी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रोफेसर मनोज कुमार जी, बिहार की बात कर लेते हैं। 5 सीटों पर यहाँ भी मतदान होना है। इनमें से हाजीपुर जो सीट है वो हॉट सीट बन गई है। चिराग पासवान वहां से हैं। हालांकि 2014-19 में भी उन्होंने यहाँ से चुनाव जीता, लेकिन उस दौरान मोदी लहर और उनके पिता की लोकप्रियता को श्रेय दिया गया। इस बार उनकी खुद की ये लड़ाई है, खुद को साबित करने की लड़ाई। कैसे देख रहे हैं आप?
देखिए वंदना जी, चाहे बिहार का चुनाव हो या यूपी के चुनाव हो, अभी जो भी 8 स्टेट के चुनाव होने वाले हैं वो खास करके हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषकर से बीजेपी के लिए, क्योंकि 2019 में जो इनको ये 49 सीट्स में लगभग 41 सीट उन्हें मिला है और बिहार में लगभग 5 के 5 सीट उनको मिला है। उसमें हाजीपुर का सीट ऑब्वियस है कि इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ दिनों पहले जिस प्रकार से चिराग पासवान जी के अपनी फैमिली में ही जो एक कॉन्फ्लिक्ट था उसको दूर किया गया है, और अभी कल जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से उनके बारे में और उनके पिताजी को लेके वहां पे उस कंस्टिट्यूंसी को लेके जो डेवलपमेंट के एजेंडे हैं, मुझे लगता है कि जो कल का जो चुनाव है वो भारतीय राजनीति में जो 2024 का जो 20 जो रिजल्ट आने वाला है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि ये बीजेपी को इन सारी सीटों को बचाना है और वहीं विपक्षी जो है वो अपने आप को उस चीज को चाहते हैं हम किस प्रकार से बीजेपी को डाउन करें। लेकिन जो अभी आज का जो आप देखें जो लोकसभा चुनाव जिस तरीके से जा रहा है, लोग लोकल इश्यूज को लेकर डिस्कस कर रहा है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अभी भी भारतीय राजनीति में जिस प्रकार से मोदी सेंट्रिक जो चुनाव हो रहा है, जो केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर चुनाव हो रहा है, जहां एक तरफ सबको लेके चलने की बात हो रही है, दूसरे तरफ जो इंडी गठबंधन है उसको आप देख सकते हैं सिर्फ मीडिया में ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ग्राउंड पे कहीं दिख नहीं रहा है। इसका आप एग्जांपल आप देख सकती हैं, चाहे महाराष्ट्र का रैली हो या दिल्ली का रैली हो। तो मुझे लगता है कि ये वन साइडेड है और मुझे लगता है कि बीजेपी अपनी जो सीटें हैं, जो 41 सीटें हैं उसको सेव भी करेंगी और कुछ जगह पे हो सकता है गेन भी कर सके, क्योंकि जिस प्रकार का मोमेंटम अभी बना है, आप देखिए फर्स्ट फेज से लेके ये हम 5वें फेज में जा रहे हैं, तो वोटिंग परसेंटेज शुरू में जिस प्रकार से लगा कि कम होगा, लेकिन आप देखिए हर फेज में अलग अलग मुद्दे आए हैं और हर उस मुद्दे को जिस प्रकार से रूलिंग पार्टी ने डिफेंड किया है और जनता के बीच में जिस तरीके से पेनिट्रेशन किया है, वो नो डाउट वो मतदाता उसके तरफ जाएंगे और फिर से वो एक मजबूत और सशक्त सरकार। ठीक है सर्वेश्वर पाठक जी, आपको भी लगता है कि एक तरफा ये चुनाव हो रहा है? 5वें चरण में क्या समीकरण आप देखते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में जो इंडी गठबंधन की रैली हुई थी, शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई थी, तमाम नेता एक मंच पर दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बाद से वो एकता दिखाई नहीं दी। महाराष्ट्र में क्या समीकरण इंडिया ब्लॉक बदल पाएगा? देखिए महाराष्ट्र में शिवसेना का जो कांड हुआ उसके और अजित पवार का, उसके बाद ये पहला चुनाव है। यहाँ पे रियल दोनों जो पार्टी छोड़ के गए उन नेताओं का भी जो क्या कद है और जनता के बीच में उनकी कितनी पैठ या जनता उन्हें कितना महत्व दे रही है, वो भी दिखाने का दमखम ये चुनाव में है। रही बात बीजेपी का, देखिए बीजेपी के कैंडिडेट्स हो तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जहां उन्होंने शिवसेना के साथ जो लड़के चुनाव जीता था, वहां पे जो ये फ्रैक्शन हो गए, शिंदे ग्रुप हो या अजित पवार ग्रुप हो, तो जनता का जो रुख क्या होगा वो वहां पे असली जो निर्णय है वो देखने को मिलेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडी अलायंस में शुरुआती दिनों से ही वो जो एक गर्मजोशी होनी चाहिए या एक दृढ़ संकल्प होनी चाहिए, वो कहीं भी नहीं दिखती। हर धारा अपने तरीके से बटा बटा नजर आता है। महाराष्ट्र की ही बात कर ले तो शरद पवार कभी भी कांग्रेस पार्टी को अपने से आगे वहां पे नहीं बढ़ने देने की कभी भी नहीं सोचते हैं। बंगाल में हमने देखा कि ममता बनर्जी घुसने नहीं दी। अब दिल्ली में देख लो, अरविंद केजरीवाल नई नवेली जो केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, वो कांग्रेस को घुटनों पे ला दी। जो कांग्रेस 2009 में दिल्ली की 7 सीटों पे और करीब 57% वोट हासिल किया था दिल्ली की 7 सीट के, वो कांग्रेस पार्टी को मात्र 3 सीटें दे रही हैं। और ये विडंबना देखिए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे, और वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पंजाब में एक दूसरे के सामने है, एक दूसरे कैंडिडेट को गाली देते हैं, उनकी कमियां निकाल। नहीं, यही चीज तो कांग्रेस के साथ आरजेडी ने भी किया बिहार में। यानी जो एकता है वो दिखाई नहीं दे रही और केवल पर्दे पर फोटो चमकाने के लिए फोटो अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, प्रथमेश भी हमारे साथ हैं। जी हाँ प्रथमेश, मुद्दे क्या हैं इस बार 5वें चरण के लिए महाराष्ट्र में? जी, मुद्दे बड़े सटीक है। यहाँ पर लोगों को हेल्थ सेक्टर चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, और जितने भी यहाँ पर जो भी रोड्स बन रहे हैं वो पूरी तरीके से एक एजुकेशन एक बहुत बड़ा एक सेक्टर माना जाता है महाराष्ट्र में, ये है।
और इसके अगर 20 तारीख को कल अगर इसके बारे में चुनाव है, अगर हम लोग इधर की बात करें तो 17 तारीख को यहाँ पर इंडी गठबंधन और पीए और जो महायुति की यहाँ जो गठबंधन है, इन दोनों का शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे देखा गया था। पीएम मोदी आ रहे हैं 15 तारीख को, अगर बात करें 15 तारीख को पीएम मोदी की आप एक रैली की जा रही है, तो 17 तारीख को पीएम मोदी आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से महायुति अगर की बात करें तो पूरी तरह से महायुति यहाँ पर अपना एम जो है यहाँ महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में देखना चाहती है, क्योंकि अगर मुंबई की बात करें तो ये देश की आर्थिक राजधानी कहा जाती है मुंबई, और मुंबई अगर भाजपा को अगर पूरी तरीके से अगर मिल जाती है तो एक बहुत बड़ी एक जीत मान सकते हैं इस बारे में, इसलिए पीएम मोदी आ रहे हैं। अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस भी लगातार यहाँ पे जो बड़े बड़े नेता हैं वो आते जा रहे हैं। थोड़े दिन पहले अरविंद केजरीवाल यहाँ पर एक बहुत बड़ी सभा संबोधित करते हैं, पालघर में जाकर वो सभा संबोधित करते हैं। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित करते हैं। उसी के अगले दिन वो यहाँ पर बिल्कुल तमाम स्टार कैंपेनर्स ने पूरी ताकत झोंकी है इस बार जनता का रुझान अपनी तरफ करने के लिए। प्रोफेसर मनोज कुमार, लेकिन जिस तरह के मुद्दे इस बार उठे हैं चुनावी मैदान के दौरान, जब स्टार कैंपेनर्स बोल रहे थे उसमें भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा हाईलाइट हुआ। गृहमंत्री अमित शाह को भी हमने सुना लगातार वो इस मुद्दे पर फोकस करते रहे। प्रधानमंत्री भी जोर शोर से कहते रहे कि कितना भी बड़ा कोई प्रतिष्ठावान क्यों ना हो, अगर भ्रष्टाचार किया है तो वो जेल जाएगा। यानी भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा 5वें चरण में रहेगा। देखिए वंदना जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है और मुझे लगता है कि आज की जो वर्तमान सरकार है इस मुद्दे को 2014 से शुरू किया गया था और आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि दिल्ली में जिस प्रकार से इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए जो एक मूवमेंट हुआ जिसमें देश के सारे युवाओं ने भाग लिया और उसी के आधार पे आज जो भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या जो भी इनकम टैक्स हो, काम कर रहा है। मैं आपको एक बात और थोड़ा अगर आप मुझे समय दे तो मैं बताना चाहूंगा। हाँ। क्योंकि देखिए इस भारतीय राजनीति में देश की आजादी के बाद से अगर आप देखिए तो नेहरू जी ने जो एक पॉलिसीज अपनाया, जो एक मतलब जिस प्रकार से जो अपीजमेंट पॉलिसी लेके आए, उसी को इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ाया और उसी को राजीव गांधी ने साहबानो केस में भी लाके किया। और आज राहुल गांधी जी अपने आप को बोलते हैं कि हम 21st सेंचुरी के यूथ लीडर हैं और एक तरफ वो गरीब और अमीर और कॉर्पोरेट और ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो डिवीजन कर रहे हैं, जो एक दूसरे को दुश्मन बना रहा है, और एक तरफ दूसरे तरफ मोदी जी हो जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, वो सारे युवाओं की बात कर रहे हैं और आज भी 73 साल के एज में भी आज युवाओं के आइकन बने हुए हैं। और एक तरफ आप देख सकते हैं कि उनका हिंदुत्व भी साथ लेके चल रहे हैं, लाभार्थी ग्रुप उन्होंने बनाया है, डेवलपमेंट का मुद्दा लेके चल रहे हैं, न्यू वोटर्स को कैसे अपील करना है, परीक्षा पे चर्चा हो, वर्ल्ड में जो जिस प्रकार से भारत को सम्मान मिला और जो हम 5वीं अर्थव्यवस्था तक पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है कि इस देश की जनता इस चीज को समझ रही है कि आज के डेट में जो इंडी गठबंधन है उसकी जो स्थिति है ग्राउंड पे कहीं नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मतदाता जो वोट देने जब जा रहा है उसके सामने दिख रहा है कि हमारा देश का नेतृत्व कौन करेगा और नो डाउट आज भी मोदी जी ही पहली पसंद है। बिल्कुल जनता जागरूक है, हर एक घटना इंपैक्ट करती है चुनाव पर। अभिषेक क्योंकि हमारे साथ हैं, अभिषेक आज की घटना का जिक्र करें तो प्रयागराज में जिस तरह से ये जो गठबंधन की जनसभा होने वाली थी उसमें भगदड़ मची और भाषण भी नहीं दे पाए अखिलेश यादव, राहुल गांधी मंच से उतरकर चले गए। इसका भी क्या असर होगा इलेक्शन पर जो 5वें चरण का होने वाला है, क्योंकि एक मैसेज तो हर घटना से जाता है। बिल्कुल इस बात से कोई दो राय नहीं कि इस तरह की घटनाएं जहां पर भीड़ बेकाबू होकर या कहा जाए इस तरह की घटनाएं जहां पर मंच पर ही चढ़ने का मौका ना है, सीधे तौर पर इशारा करती है कि कहीं ना कहीं संगठन का जो बुनियादी ढांचा है वो कंट्रोल में नहीं है। कई बार इस तरह की घटनाएं चुनाव में देखने को मिली जहां प्रत्याशी को लेकर असमंजस की स्थिति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने दिखाई है। चाहे दो प्रत्याशियों ने जाकर फॉर्म खरीदा हो, फिर बाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इंटरव्यू करना पड़ा हो और फिर दोबारा से जाकर किसी प्रत्याशी ने अपना फॉर्म वापस लिया और किसी ने नामांकन किया हो। ये सबसे बड़ी बात थी कि इस चुनाव में अखिलेश यादव शुरुआती दौर से चुनाव नहीं भी लड़ना चाह रहे थे। उसके पीछे कारण नहीं था, दोनों संगठनों को आपस में एकजुट करके चुनाव लड़ना यही बहुत बड़ी चुनौती थी। और शायद यही समझ रहे थे अखिलेश यादव, इसलिए बहुत लंबे समय तक कन्नौज जाते भी रहे लेकिन चुनाव लड़ने को लेकर मन नहीं बना पा रहे थे। चाहे तेजस्वी का नाम आगे किया जा रहा हो, धर्मेंद्र यादव का नाम आगे किया जा रहा हो, और बाद में उन्होंने निर्णय इस बात के लिए लिया
कि अगर वो खुद चुनाव नहीं लड़ते तो हो सकता है ये सीट हाथ से यानी निकल जाए। लड़के मिल गए हैं लेकिन दिल नहीं ये मिले हैं कार्यकर्ताओं के, जी। ये कह सकते हैं। जो तस्वीरें बता रही हैं कि अभी इंडिया ब्लॉक को जितनी मेहनत शुरुआत से करनी चाहिए थी, जो एक टीम स्पिरिट दिखानी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। खैर, अब जनता के विवेक पर छोड़ देते हैं कि वो किस तरह से क्या सोचकर वोट करेंगे और किसे पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक, प्रथमेश, आपका शुक्रिया और सर्वेश्वर जी आपका भी शुक्रिया। मनोज जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो 5वें चरण का जो रन है वो बेहद दिलचस्प होगा। कई दिग्गजों की साख दांव पर है। 9 केंद्रीय मंत्री भी चुनाव में डटे हुए हैं। इंडिया न्यूज ने भी खास तैयारी की है। हर अपडेट सबसे पहले आप देखेंगे इंडिया न्यूज पर। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।